नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं मिस्टर प्रकाश और आप सभी मित्रों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जो भी साथी फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो क्वेश्चन को पढ़कर अपना जवाब जल्दी देवें और अपना मूल्यांकन स्वयं करें, क्योंकि जब आप अपनी स्वयं परीक्षा लेने लग जाते हैं तब आप सफलता के बहुत करीब हो जाते हैं। ठीक है, बहुत एकाग्रचित होकर बैठिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। 30 क्वेश्चन आने वाले, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो विभिन्न टेट एग्जाम, ठीक है, जैसे कि ये है ना, राजस्थान टेट के क्वेश्चन हैं, कुछ सी टेट के हैं, कुछ यूपी टेट के हैं, कुछ DSSB के हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। आपसे एक बार रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इनका मूल्यांकन करें स्वयं और मुझे बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए, कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा था, और ये प्रैक्टिस शीट आपके लिए कैसा है। क्वेश्चन तो वही है जो टेट एग्जाम लेते हैं, वही के वही क्वेश्चन मैंने स्कैन करके आपके लिए रखे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों। ये क्वेश्चन बोल रहा है, आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी है। क्या करना है, आपकी कक्षा है उसमें कुछ छात्र वो अति मेधावी है, ठीक है, यानी 140+ IQ वाले हैं। आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो जब वो चाहें, क्या जब वो बच्चे चाहेंगे तब आप उन्हें पढ़ाएंगे, उन्हें कक्षा के साथ में पढ़ाएंगे, या फिर समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा उन्हें पढ़ाएंगे, या फिर उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे? तो साथियों देखो, कक्षा में विभिन्न प्रकार के मतलब व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो कुछ बच्चे क्या होंगे, मंदबुद्धि वाले होंगे, कुछ सामान्य, है ना, औसतन ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ अति मेधावी होते हैं। तो उसमें देखो, अति मेधावी बंदे वो होते हैं जिनकी IQ 140+ से अबव होती है। तो इन बच्चों को कब पढ़ाएंगे हम? कक्षा के, वो जब चाहे तब तो नहीं पढ़ा सकते हैं, कक्षा के साथ में। हाँ, ये ठीक है। समृद्धिकरण कार्यों के द्वारा, हाँ ये भी ठीक है। उच्च कक्षा के साथ में तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, उन्हें अब ऑप्शन बी और सी में से हमें चूज करना है कि ऑप्शन हमारा राइट कौन सा होता है। अब आप देखो कि कक्षा के साथ में उन बच्चों को पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, ये भी तो ठीक है। समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा भी हो सकता है, बिल्कुल। कुछ ऐसे कार्यक्रम उनके लिए लाए जाए जिनमें उन बच्चों की प्रतिभा कम से कम दबे तो नहीं ना। ठीक है, अब एक तो 50 IQ वाला और एक 140+ IQ वाला बच्चा साथ में पढ़ेगा, तो इनमें तो बहुत रात दिन का डिफरेंट है ना। तो इनके लिए भी कुछ अलग करना पड़ेगा, इनके लिए भी कुछ अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अति मेधावी बालक हैं तो उनको हम समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। जो भी साथी फेसबुक पेज पर लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपका आंसर राइट हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, बिल्कुल सलीके के साथ पढ़िएगा। अब देखो, आपको ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, क्या पूछा गया है? योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब देखो ऑप्शन ए आपके सामने इस प्रकार है, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना। मतलब टाइम विशेष में, मतलब एक टाइम पीरियड के अंदर और विभिन्न कार्यों के अंदर एक विद्यार्थी ने अपना प्रदर्शन कैसा किया उसका पता लगाना। क्या ये योगात्मक मूल्यांकन होता है? ऑप्शन बी है, अगली इकाई का अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। अगली इकाई हम पढ़ा रहे उससे पहले जो पहले वाली उसका पता लगाना। ठीक है, और या फिर ऑप्शन सी है, अधिगम को सुगम बनाना व ग्रेड ने प्रदान करना। तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, और ऑप्शन डी है, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संप्राप्ति में कठिन अनुभव कर रहे हैं। ये तो BLA की बात करता है। किसकी? BLA की बात करता है ना, बेसिक लर्निंग असेसमेंट। ठीक है, आधार रेखा मूल्यांकन, आधार रेखा मूल्यांकन। ठीक है, लर्निंग नहीं तो लाइन होता है, बेसिक लाइन असेसमेंट। ठीक है, तो आधार रेखा मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो साथियों योगात्मक मूल्यांकन वही होता है जो एक टाइम पीरियड के अंदर विभिन्न कार्यों बच्चों को निष्पादन का पता लगाता है। ठीक है, हम लास्ट में ये देते हैं उसको, प्रगति कार्ड देते हैं बच्चे को, प्रोग्रेसिव कार्ड है ना, वही तो होता है योगात्मक मूल्यांकन, हम उसको एक साथ में देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है साथियों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। तो यह ARTET 2011 का क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल राइट है। 45 घंटे आएंगे जिसमें उसकी तैयारी के कार्य भी शामिल होंगे। जो शिक्षक है वो तैयारी करेंगे, स्कूल में जाकर बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार की योजना बनाएंगे ना, तो उनके लिए अलग कुछ कार्य करेंगे। कोई कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार करनी है तो भी वो जो समय उसमें काउंट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है यहाँ पर। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपके सामने अब आया है। देखो ना,
निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ठीक है, ऐसी कौन सी विशेषता है जो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? ठीक है, 3 तो विशेषता अलग है और एक अलग है, तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है, परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है। क्या परिपक्वता अभ्यास पर निर्भर करती है? तो नहीं करती है साथियों। ठीक है, और यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्या परिपक्वता जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया? कतई नहीं है साथियों, समय विशेष के बाद में परिपक्वता बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये भी तो नहीं है। ठीक है, यह प्रेरकों पर निर्भर करती है। क्या आपको मोटिवेशन देने पर, आपको कुछ बात कहने पर, ठीक है, आपकी परिपक्वता ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है? तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जन्मजात है, प्राकृतिक है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो फर्स्ट वाली जो विशेषता है वो परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है। हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन चुनना होता है, तो हमारा ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट है। आरटीई 2012 का ये क्वेश्चन है मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? जो क्षेत्र थ्योरी है वो किसने दी थी? फील्ड थ्योरी किसने दी थी? कर्ट लेविन ने दी थी। किसने दी थी? कर्ट लेविन ने दी थी। और आपके लिए एक चीज़ और बता दूं, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था B = F कोष्टक P और E। ठीक है, कि जो व्यवहार है वो फंक्शन है किसका? पर्सन और एनवायरनमेंट का। किसका? पर्सन और एनवायरनमेंट का फंक्शन है व्यवहार। ठीक है, तो ये कर्ट लेविन ने बताया था। तो ये पूछा गया कि ये किस वर्ग का सिद्धांत है? तो संरचनावादियों का सिद्धांत है, या फिर मनोविश्लेषकों का सिद्धांत है, फिर व्यवहारवादियों का सिद्धांत है, या फिर गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत है? गेस्टाल्टवादी समग्रवाद है ना, जो अंतर्दृष्टि सूझ की बात करते हैं, है ना, किसी अचानक आइडिया आ जाता है और जो समस्या है वो सोल्व हो जाती है, उसकी बात करते हैं। कौन? गेस्टाल्टवादी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो कर्ट लेविन थे वो गेस्टाल्टवादियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जरा गौर फरमाना और इस वीडियो को जरा शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी इस लाइव टेस्ट देने में बहुत मज़ा आ जाए। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। कोई दूसरा व्यक्ति है, उसके बाह्य व्यवहार की नकल है। जैसे कि आपकी कक्षा में कोई नया बच्चा आया या फिर कोई नए गुरुजी है, तो उनके व्यवहार की नकल बच्चे करते हैं। तो ये क्या है? एक प्रकार की क्या कल्पना है? तो कल्पना नहीं है। क्या चिंतन है? चिंतन थोड़ी है। सीखना है? सीखना भी नहीं है। तो क्या है? अनुकरण है। क्या है? अनुकरण है। इमिटेशन है। क्या है? इमिटेशन है। तो साथियों, जो अनुकरणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? मैं पूछ रहा हूँ, अनुकरणात्मक सिद्धांत, या फिर ऐसे बोल दूँ सामाजिक अधिगम सिद्धांत, है ना, तो किसने दी थी? सोशियो लर्निंग थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट है। और ये बांडुरा ने दी थी, अल्बर्ट बांडुरा ने इसकी बात कही थी, अनुकरण से बच्चे बहुत ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना, कि जो बाहर वो जैसा कर रहा है वैसा हम कर रहे हैं, तो वो एक नकल यानी अनुकरण हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, अभिकर्मायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, वॉटसन ने दिया था, स्किनर ने दिया था, या फिर हल ने दिया था? ठीक है, देखो ये आपको शब्दावली बहुत कठिन लग सकती है। अभिकर्मायोजित अधिगम यानी प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ओके, तो ये किसने दी थी? इसका संप्रति दिया था ऑप्शन सी स्किनर मोदी। किसने दिया? स्किनर मोदी ने दिया था। अभिकर्मायोजित अधिगम का संप्रत्यय है या फिर प्रत्यय है, तो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को सीखना। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? जो गेस्टाल्टवादी है ना, जिन्हें समग्रवाद की जो मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसकी आधारशिला किसने रखी थी? तो फ्रांज ब्रेंटानो, या मैक्स वर्थिमर, या फिर एडगर रूबिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप सभी जानते हैं वर्थिमर, है ना, वर्थिमर भी बोल सकते हैं इसको, इसमें कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, जिसमें वर्थिमर है, कोलर है, कोफका है, कर्ट लेविन है। ठीक है, जिनकी हमने पहले क्वेश्चन में बात की थी, क्षेत्र सिद्धांत फील्ड थ्योरी दी थी, है ना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों।
फेसबुक जो लाइव देख रहे हैं बिल्कुल आप जरूर कमेंट करें, बताइए आपके कितने राइट हो रहे हैं। ठीक है, अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत ना के सिद्धांत ने प्रयोग किया था। जो सूझ का सिद्धांत है ना, उसमें किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, वनमानुष पर, कुत्ते पर या फिर चूहों पर? तो साथियों आपको बता दूं, बिल्ली पर किसने प्रयोग किया था और वनमानुष पर किसने किया था, कुत्ते पर किसने किया था, चूहों पर किसने किया था? ये आप सभी को ध्यान होगा, या फिर अगर याद करना है तो अच्छे तरीके से याद करें इनको। मतलब रट्टा मारना ये कोई चीज़ नहीं होती मित्रों, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं तो अंतर्दृष्टि क्या है। ये समस्या का अचानक जो समाधान मिल जाता है ना, इनसाइड थ्योरी, है ना, किस पर किया था, मतलब सडनली जो सॉल्यूशन है कोई चीज़ का, तो वनमानुष चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, ये गेस्टलवादियों का एक सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत। तो वनमानुष चिंपैंजी पर जिसका नाम सुल्तान था उस पर इसको प्रयोग किया गया। ठीक है, तो पावला का कुत्ता, थोंडा की बिल्ली, है ना, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। एक आपको चीज़ याद होगी कि जो आहा अनुभव है, क्या है आहा अनुभव, आहा अनुभव। ठीक है, ये किससे संबंधित है? तो इसी से संबंधित है। सूझ यानी अचानक किसी समस्या का जो समाधान करने का जो आइडिया आता है ना, वाव मूवमेंट, आहा मूवमेंट, है ना, तो इसी से जुड़ा हुआ एक संपत्ति है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों। ASOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? SOR स्टिमुलस, ये रेस्पॉन्स, ये ऑर्गेनिज्म यानी जीव। ठीक है भाई, उद्दीपक तो है, अनुक्रिया है, इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, वो जीव को प्रभावित करता है। ये किसने दिया था, है ना, ये जो संपत्ति है ये किसने दिया था? वॉटसन ने दिया था, कॉफका ने, कोहलर ने, या फिर वुडवर्थ ने? तो साथियों ऑप्शन जो डी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वुडवर्थ मोदी ने दिया था, और ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और SR बॉन्ड तो थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने? SR बॉन्ड दिया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है ये। अब देखना, ये क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार बोल रहा है कि सार्थक अधिगम है, यहाँ पर लिखा हुआ है सार्थक अधिगम है, यानी मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? इन जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से मीनिंगफुल लर्निंग कौन सी है वो हमें बतानी है। तो मित्रों ऑप्शन ए आपके सामने है, वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण करना। ठीक है, यानी अपने से बड़े और जो अधिक सक्षम व्यक्ति है उनका अनुकरण करना सार्थक अधिगम है क्या, है ना? या फिर उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य स्थापित करना, ये है क्या ये? या फिर दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण करना, मतलब कोई बात आपको कह दी और आपने निष्क्रिय होकर उसको ग्रहण कर लिया, अधिगम है, तो ये तो कतई नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है। पर सक्रिय रहकर अधिगम होता है, पहली बात तो ये हुई, है ना। ऑप्शन डी, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना, अपने रियल लाइफ की कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जिनसे हम ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करते हैं। ठीक है, अपनी जो ज्ञान है उसको स्वयं सर्जित कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। एनसीएफ जो 2005 है वो भी संरचनावाद इसकी बात करता है, और सार्थक अधिगम में मीनिंगफुल लर्निंग की बात करता है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है मित्रों। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है साथियों, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? थॉर्नडाइक ने जो लर्निंग रूल्स दिए थे, है ना, ये 3 तो मुख्य और अलग 5 है, वो आपको शायद तक मैंने बता दिए हैं पिछले वीडियो में, आप देख लेना बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो साथियों इसका आंसर जो राइट होगा हमारा कौन सा, को अभ्यास का होगा, प्रभाव का होगा, या फिर तत्परता का होगा, या फिर उपरोक्त सभी का होगा। सीखने में पुरस्कार या फिर दंड, मतलब मान लीजिए आपने किसी चीज़ को पहली बार देखा है, फिर आप किसी व्यक्ति से पहली बार मिले, या फिर मान लीजिए आप किसी स्कूल में पहली बार गए और वहाँ पर आपके सामने अच्छा व्यवहार हुआ, है ना, आपके साथ बच्चे हैं या फिर गुरुजी हैं वो घुल मिल कर अच्छे तरीके से रहें, तो आपको प्रभाव मिलेगा। प्रभाव मिलेगा मतलब या तो आपको पुरस्कार का रूप में मिल जाएगा, या फिर आप उस पर मोटिवेट होकर कोई कार्य करेंगे, या फिर उसको डर से आप कोई कार्य करेंगे। तो ये प्रभाव का नियम होता है। क्या होता है? प्रभाव का नियम है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का ये है, छात्रों के द्वारा अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग निम्नलिखित को प्रभावित करता है। बच्चे हैं वो अधिक से अधिक अपनी जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनका प्रयोग करते हैं, हाँ, तो ये किसको प्रभावित करते हैं? आप सभी जानते हैं कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित की हुई कोई चीज़ है वो बहुत ही
लंबे समय तक स्थायी और सार्थक हो जाती है। ठीक है ना। तो ज्ञानेंद्रियों का अगर हम उपयोग करते हैं तो किसको प्रभावित करता है? अधिगम प्रक्रिया को, क्या सीखने की प्रोसेस को वो प्रभावित करते हैं, या फिर शिक्षण की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, या फिर अधिगम उत्पाद को, जो चीज़ सीखेगी उसको प्रभावित करते हैं, या फिर अधिगम उत्पाद और प्रक्रिया दोनों को प्रभावित करते हैं। देखो जो बच्चे हैं, मान लीजिए जो किसी खुरदरी है, चिकनी है ना, या फिर उबड़ खाबड़ है, ऐसी जगहों को हम बच्चों से क्या कर रहे हैं, उनको हाथ लगा कर उनका बच्चों को बता रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, चिकनी ऐसी होती है, खुरदरी ऐसी होती है, समतल ऐसी होती है। ठीक है। तो अगर बच्चे उनको अपनी ज्ञानेंद्रियों से टच कर करके अगर समझेंगे, देख कर समझेंगे, सुनकर के उस चीज़ को समझेंगे, तो उसमें जो अधिगम उत्पाद है और प्रक्रिया है, मतलब जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ने की जो प्रोसेस है वो भी अच्छी होगी, और जो चीज़ वो सीखेंगे वो भी बेहतर होगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। कहने का मतलब है किसी भी काम को उसका क्रियात्मक रूप प्रस्तुत कर देना, कार्यात्मक रूप है ना, मतलब बच्चे को स्वयं प्रयोग करके उनको बता दी जाए कि ये चीज़ ऐसे होती है, बच्चे स्वयं ऐसे कर लेंगे ना, तो वो अधिगम उत्पाद और प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है आपका मित्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? देखो इनमें आपको सूचना दी गई है ना, संज्ञानात्मक क्रिया है। क्या? संज्ञानात्मक क्रिया है। ठीक है। संज्ञानात्मक क्रिया तो बहुत सारी होती है। कौन सी? जैसे कोग्निटिव स्किल, आपको बात अगर बोले तो कोग्निटिव स्किल्स। ठीक है। जैसे कि चिंतन करना है ना, कल्पना करना, ये तो क्या है? संज्ञानात्मक क्रिया ही तो है ना। किसी समस्या का समाधान निकालना, किसी चीज़ का निर्णय लेना, तो ये क्या है? एक प्रकार की संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। ठीक है। तो विश्लेषण के लिए कौन सी जो क्रिया है वो प्रयोग में लाई जाती है? पहचान करने वाली, या फिर वर्णन करने वाली, या फिर अंतर करने वाली, या फिर वर्गीकृत करने वाली। देखो विश्लेषण में आपको क्या चाहिए, है ना? विश्लेषण करना, किसी चीज़ को खंडित कर देना, है ना, तोड़ देना, है ना, उसको पूर्ण रूप से समझने के लिए बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझ लेना, मतलब उसका अंतर डिफाइन कर लेना। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सीखने की प्रक्रिया है उसमें सीखने का स्थानांतरण, कि एक जगह का अधिगम दूसरी जगह में काम आ जाए, है ना, स्थानांतरण ट्रांसफर कर देना है। तो लर्निंग जो ट्रांसफर है वो कहाँ काम आ सकता है? हो सकता है कौन कौन से, कितने प्रकार का हो सकता है? देखो शून्य हो सकता है, नकारात्मक, सकारात्मक, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट है मित्रों। ठीक है। जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं, अभी आप लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप लिख रहे हैं। ठीक है। और कहीं जाकर आप डांस करेंगे, तो जो लिखना है वो आपके डांस करने में कहीं बाधित नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो शून्य अधिगम हुआ। नकारात्मक कब होता है? जब आप एक काम करते हैं दूसरे काम में वो ये काम किया हुआ बाधा आ रहा है। ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश टाइपिंग कर ली, ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग कर ली, अब आप हिंदी टाइपिंग करेंगे, तो इंग्लिश टाइपिंग आपकी हिंदी टाइपिंग में थोड़ी थोड़ी बाधा उत्पन्न कर रही है, तो ये नकारात्मक हो गया। सकारात्मक क्या हुआ? ठीक है। जैसे आपने संस्कृत के व्याकरण पढ़ ली और अब आप हिंदी की व्याकरण पढ़ेंगे, तो आपके लिए सकारात्मक है, क्योंकि वो व्याकरण उसमें सहायक हो रही है। ठीक है। तो ये सकारात्मक लर्निंग मतलब सीखने का स्थानांतरण हो गया है। ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है मित्रों, बेहिचक बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आप कर सकते हैं। ओके। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि जो सीखने का स्थानांतरण है उसकी बात किसने की थी, तो आपको इसका आंसर देना है, क्या देना है? थॉर्नडाइक ने। किसने? थॉर्नडाइक ने इसकी बात कही थी, सीखने के स्थानांतरण के, थॉर्नडाइक। ओके। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? क्या अभिप्रेरणा से शिशु के अधिगम को सहायता मिलती है? यानी बच्चे को अभिप्रेरणा से सीखने में सहायता मिल सकती है क्या? या फिर अनुकरण से मिल सकती है, या फिर स्कूल के बस्ते से मिलती है, या फिर पुरस्कार से मिलती है? तो आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी फटाफट इसका आंसर दो, कौन सा आंसर राइट होगा मित्रों? बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि अगर इन एक एक क्वेश्चन पर आप फोकस करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे और लाइफ भी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। ठीक है ना। देखो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे अधिगम में सहायक हो रही है? अभिप्रेरणा। बिल्कुल मोटिवेशन क्या होता है? सीखने में सहायक होता है। हाँ, हो सकता है वो लंबे समय तक काम ना करे, बट एक कुछ समय के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हो सकता है ना। तो बिल्कुल सही है। तो अनुकरण, अनुकरण हो सकता है बिल्कुल आपके सीखने में सहायक हो।
आप एक ऐसे व्यक्तित्व से मिले हैं जिसका अनुकरण आप अब कर रहे हैं और वो अनुकरण ही आपके व्यवहार में परिवर्तन ला रहा है, तो बिल्कुल वो अनुकरण आपके लिए सहायक है। स्कूल का बस्ता और पुरस्कार, क्या पुरस्कार सहायक हो सकता है अधिगम? तो हो सकता है मित्रों, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, हम अगर बच्चे को टॉफी देकर अगर कुछ सिखा रहे हैं, अगर बच्चे ने वास्तव में वो चीज़ सीख ली, तो वो पुरस्कार उसके लिए क्या हो गया, सही काम कर गए ना। हाँ, लंबे समय तक दोनों काम ना करे, बट ये तो एक बार तो हो गया ना। स्कूल का बस्ता, इससे कोई लेना देना बच्चे का नहीं होता है। जो अधिगम में सहायता है ना, इससे कोई बात नहीं है। स्कूल का बस्ता चाहे कितनी किताबें हो, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर एक किताब लेकर जाए, उसको भी पढ़े, तो वो भी अधिगम हो सकता है। ठीक है, तो लर्निंग विदाउट बर्डन की बात एनसीप 2005 ने की थी, आपको पता है इस बात का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये शिशु के अधिगम को सहायता प्रदान नहीं करता है, ऑप्शन सी वाले स्कूल का बस्ता। ओके, सीखने के वक्र, सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। भाई बच्चे ने क्या सीखा है, कितना सीखा है, कितने समय में सीखा है, इसके प्रगति के सूचक होते हैं। या फिर सीखने की रचनात्मकता के सूचक होते हैं, या फिर उसकी मौलिकता के सूचक होते हैं, या फिर उसकी गद्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं। अब आंसर दीजिए आप। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यूपी टेट का क्वेश्चन है ये। सीखने के जो वक्र हैं, लर्निंग कर्व है ना, तो ये क्या बात कर रहे हैं कि भाई सीखने की प्रगति के बच्चे ने कितने समय में क्या क्या सीखा है, इसकी जानकारी देते हैं। एक उसके रचनात्मक पहलू की जानकारी देते हैं, मौलिकता के सूचक होते हैं, या फिर गत्यात्मक स्वरूप के सूचक होते हैं। तो आपको बता दूं, जो लर्निंग कर्व होते हैं कि बच्चे ने इतने समय में इतनी प्रगति हुई है बच्चे की, है ना, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं लर्निंग कर्व। ओके, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे सामने अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है। ये बोल रहा है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डैश पर प्रयोग करके किया। तो जो पावलोव मोदे थे, ठीक है, उन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो सीधा सीधा बात है, पावलोव का कुत्ता और थॉर्नडाइक की बिल्ली। खरगोश किसका था? वॉटसन का था। किसका? वॉटसन का था। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा वो पावलोव का कुत्ता है। ठीक है, और चूहा किसका था? चूहा टोलमैन का। किसका? टोलमैन का संकेत अधिगम में चूहे पर जो प्रयोग किया था वो टोलमैन ने किया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हमारे सामने मित्रों, ये होगा पावलोव का कुत्ता, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है, अवलोकित व्यवहार पर निर्भर करता है, सीखने के डैश सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? यानी अवलोकित, यानी अवलोकित व्यवहार की बात हो जाती है, तब आपको ये समझना है कि जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है ना, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी उससे बोलते हैं, ये किसका है? एल्बर्ट बांडुरा का है। तो ये किससे संबंधित है? ठीक है, किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा मित्रों, मैं आपको बता दूं, व्यवहार नहीं होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। संज्ञानात्मक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, अवलोकन करना, ठीक है, अनुकरण करना। ठीक है, ये किससे? सामाजिक अधिगम सिद्धांत या फिर संज्ञानात्मक, जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी उसे बोलते हैं। तो किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? व्यावसायिक, भावात्मक, अनुभविक या फिर आध्यात्मिक? एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो सीखने के 3 क्षेत्र होते हैं। बी एस ब्लूम यानी जो, अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी आपने नहीं पढ़ी है तो उसमें दे रखा है ये चीज़ें। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक यानी जो अपने संज्ञा से संबंधित हो, जहाँ पर हम हेड की बात करते हैं। भावात्मक की बात करते हैं तो भावना से संबंधित हो, जहाँ पर हम हर्ट की बात करते हैं। और क्रियात्मक पक्ष जो हमारे ये जो कौशलात्मक, यानी कि हम किसी काम को करके सीखे। ठीक है, तो वो पक्ष होता है जहाँ पर हम हैंड की बात करते हैं। तो 3H ये चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो राइट होगा मित्रों, वो हो जाएगा भावात्मक पक्ष। कौन सा? भावात्मक पक्ष हमारा ऑप्शन बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में इसके फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करती है। जो इसके फोल्डिंग है वो किसकी ओर संकेत करती है? इसके फोल्डिंग क्या है एक्चुअल में, ये पूछा गया है। ठीक है, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग। क्या जब कोई बच्चा सीखता है और
उसको कुछ आया नहीं है या फिर वो कहीं पर अटक गया, तो ऐसे यानी टेम्परेरी हेल्प देना, क्या ये स्कैफोल्डिंग है? पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति करना, क्या ये स्कैफोल्डिंग है? तो ये तो कतई नहीं। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, तो ये क्या है? ये तो निदानात्मक परीक्षण है। अनुरूपित शिक्षण तो यही नहीं है। तो सीखने में वयस्कों द्वारा ऐसे सहयोग, और जब वो सीख जाता है तो वापस तो हटा ली जाती है अपनी जो सहायता होती है, जो सहारा होता है, ठीक है। तो यही इसके फोल्डिंग होती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है साथ, ठीक है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है, ठीक है। बिल्कुल ए ऑप्शन आपका राइट है मित्रों। तो फेसबुक साथी जो लाइव देख रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट करें और बताएं कि कौन सा आपका राइट हुआ, तो ठीक है। क्योंकि आप भविष्य निर्माता हैं, तो अपना निर्माण स्वयं को ही करना पड़ेगा साथियों। किसी से कोई उम्मीद ना लगानी, जो करना है स्वयं ही करना पड़ेगा। किसी को कुछ लेना देना नहीं है साथियों अपने सिवाय, ठीक है। तो देखो एक चीज़ होती है कि लोग होते हैं ना जो कितने में सक्सेस हो जाए, उनकी सक्सेस स्टोरी को पढ़ने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, तो हमारी असफलता की कहानी कौन पढ़ेगा? तो मित्रों छोड़ दीजिए सब कुछ, लग जाइए रात और दिन अपनी स्टडी में, अपने स्टडी में ओनली और ओनली फोकस ऑन योर गोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं कहलाते हैं। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, और वो अभ्यास के कारण हो रहे हैं। किसके कारण? अभ्यास के कारण हो रहे हैं। देखो 2-3 चीज़ें याद रखना, अनुभव के कारण है, प्रशिक्षण के कारण है, ठीक है, और अभ्यास के कारण है। जो स्थायी परिवर्तन होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? सीखना है ना, लर्निंग कहलाती है, अधिगम कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सोचना है, कल्पना करना, ये तो कोई संज्ञानात्मक क्रिया हो गई, क्रिया करना, कोई काम करना, ठीक है ना, ये कौशलात्मक कोई कार्य हो गया। तो सीखना क्या हो गया हमारा? लर्निंग हो गया ना। तो ये किससे संबंधित है? अभ्यास के द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन होता है, स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ऐसा स्थायी परिवर्तन जिसको समय आने पर थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्या है? ये क्या है? कट्टे कुट्टे। अगर किसी बच्चे ने कुट इसको पढ़ लिया है कि ये तो कुट है, तो फिर वह उसको हम आगे चेंज नहीं करेंगे क्या? चेंज करेंगे ना, तो फिर उसे बच्चे कभी कट बोलेगा। तो कुट को हम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, मतलब जिसको समय आने पर थोड़ा चेंज भी किया जा सकता है, ये अपेक्षाकृत का अर्थ यहाँ पर इसमें लिया गया है। जैसे कि इसको अगर कोई बच्चा पुट है, अगर CUT कट को कट बोल दिया और पुट को पुट बोल रहा है वो, तो इसमें भी थोड़ा बहुत उसको एक संपर्क स्थापित करना पड़ेगा ना। तो उसको स्थायी इसीलिए कहा जाता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम में कहलाते हैं, अभ्यास के द्वारा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सिद्धांत का निहित अर्थ है। वाइगोस्की के सिद्धांत का निहित अर्थ है, वाइगोस्की का सिद्धांत है ना, उसका निहित अर्थ क्या है साथियों? ये पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपके सामने इस प्रकार है, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब 100 IQ वाला बच्चा 50 IQ वाला बच्चे से क्या सीखेगा? ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, ये तो चीज़ थोड़ी गलत जा रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल राइट हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। तो देखो जो वाइगोस्की थे वो एक समूह की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, व्यक्तिगत की बात नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी आपके सामने इस प्रकार है, प्रारंभिक व्यवस्था के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता नहीं करना, इसकी बात नहीं करते, सहायता करने की बात करते हैं, ठीक है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, ठीक है, सहयोगात्मक समस्या समाधान की बात करते हैं कौन? वाइगोस्की। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा मित्रों, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जो भी फेसबुक साथी इस पर जुड़े हैं, प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ साझा जरूर करें, क्योंकि किसी काम की चीज़ को हम शेयर करते हैं ना, तो वास्तव में उसमें आनंद अलग ही मिलता है। और वैसे तो लोग नकारात्मक चीज़ों को भी शेयर करते हैं, उनका तो अलग ही दृष्टिकोण होता है। तो प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर करें अपने मित्रों के साथ। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया। और अपने इसी तरह गोल पर फोकस बनाए रखें, और हर रोज़ आप हमसे मिलने आया करें, और ऐसे प्रैक्टिस सेट को जरूर आप ज्वाइन किया करें, और अपना मूल्यांकन स्वयं किया करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सैल्यूट इंडिया। ओके।